यह है अब अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या है। मैं युद्ध या इन जानवरों की बात नहीं कर रहा, बल्कि उन जीवों की जो दुनिया के दूसरे हिस्सों से आए हैं। जानवर और कीड़े जो देश में अब उपद्रव बन गए हैं। कुछ मछलियां पानी से कूदकर लोगों से टकरा जाती हैं। कुछ मेंढक कुत्ते को मार सकते हैं और कुछ सांप मगरमच्छ को निगल जाते हैं। ये फिलहाल अमेरिका में हो रहा है। तो इस वीडियो में मेरे साथ आइए और हम उन आक्रामक प्रजातियों की खोज करेंगे जो धीरे धीरे अमेरिका के पर्यावरण को बदल रही हैं और नष्ट कर रही हैं। लेकिन उससे पहले कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं। लायन फिश। अगर आप इसे पहली नजर में देखें तो ये मछली बहुत सुंदर लगती है। इसकी रंग बिरंगी धारियां और लंबी पंखें हैं जो पानी में ऐसे लगती हैं जैसे नाच रही हों। लेकिन धोखा ना खाएं, लायन फिश समुद्र की सबसे विनाशकारी आक्रमणकारी प्रजातियों में है। ये इंडो पैसिफिक से आई हैं, लेकिन 1980 के दशक में ये अचानक अटलांटिक और कैरिबियन में फैल गईं। कहा जाता है कि ये तब शुरू हुआ जब कुछ एक्वेरियम मालिकों ने पालतू मछलियां समुद्र में छोड़ दीं, और क्योंकि इनके कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं थे, ये बहुत तेजी से बढ़ीं और धीरे धीरे कोरल रीफ को नष्ट कर दिया। जरा सोचिए, एक लायन फिश एक ही बार में दर्जनों मछलियां खा सकती है। और इससे भी बुरा यह है कि मादा हर साल 2 मिलियन तक अंडे दे सकती है। इसी वजह से वे जल्दी ही स्थानीय मछलियों को खत्म कर देते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगाड़ देते हैं। लेकिन ऐसे शिकारी को कैसे रोका जा सकता है? इसका जवाब है इन्हें भी खाने में इस्तेमाल करना। इसलिए अब शेफ और पर्यावरण समूह मिलकर लायन फिश को सी फूड डेलिकेसी बना रहे हैं। कुछ जगहों पर तो लायन फिश शिकार प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जहां गोताखोर आपस में मुकाबला करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पकड़ सकता है। ये कदम मददगार हैं, लेकिन फिलहाल ये धारियों वाले आक्रमणकारी अभी भी खतरा बने हुए हैं। और अगर इन्हें नहीं रोका गया तो हो सकता है कि हजारों समुद्री जीवों का घर कोरल रीफ्स हमेशा के लिए गायब हो जाएं। जंगली सूअर। अगर आप सोचते हैं कि सूअर गुलाबी रंग का और खेत में पाला जाता है तो यह गलत है। जंगली सूअर खेतों के सूअरों से बड़े, ज्यादा आक्रामक और विनाशकारी होते हैं। ये ऐसे होते हैं जैसे 4 पैरों वाले बुलडोजर जो पूरे खेत को तबाह कर सकते हैं। आखिर ये अमेरिका कैसे पहुंचे? ये गलती उन पहले यूरोपीय बसने वालों की है जो शिकार और पशुपालन के लिए सूअर लेकर आए थे। लेकिन बहुत से सूअर भाग निकले और समय के साथ साथ वे फैल गए, जिससे उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और वे पालतू सूअरों के साथ मिल गए। नतीजा ये हुआ कि अब विशेषज्ञ जिन सूअरों को सुपर पिग्स कहते हैं, वे पैदा हो गए। ये अपने पूर्वजों से ज्यादा चालाक, ज्यादा मजबूत और काबू में लाने में ज्यादा मुश्किल हैं। किसानों के लिए ये सबसे बुरा सपना है। ये फसलें बर्बाद करते, जमीन खोदते और वेटलैंड्स नष्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये कई बीमारियां लाते हैं जो जानवरों, पालतू जानवरों और इंसानों में फैल सकती हैं। अनुमान है कि हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसका हल क्या है? मुख्य तरीकों में से एक है बड़े पैमाने पर शिकार। टेक्सास में यह सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि एक पूरी संस्कृति है। यह त्योहार और इनाम कार्यक्रम होते हैं, जहां हर सूअर को मारने पर नकद इनाम मिलता है। कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर और थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि इनका पता लगाना और हवा से मार गिराना आसान हो सके। कुछ बड़े पिंजरे पूरे सूअर के झुंड को पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये जानवर बहुत चालाक होते हैं। वे सीख जाते हैं कि कैसे बचना है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से खत्म करना लगभग नामुमकिन है। फिलहाल इन जंगली सूअरों के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। पकड़ने और जाल के कारण इनका फैलाव धीमा हुआ है, लेकिन ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंगली सूअरों के खिलाफ लड़ाई अमेरिका के वन्यजीवन की सबसे बड़ी टक्कर है जो अब तक जारी है। विशाल अफ्रीकी घोंगा। अगर आप सोचते हैं कि घोंगे बहुत धीमे होते हैं और रेंगने के अलावा कुछ नहीं करते, तो आप गलत हैं। जायंट अफ्रीकन स्नेल मोलस्क की दुनिया में एक राक्षस जैसा है। यह बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा खाता है और बेहद खतरनाक है। यह 8 इंच तक बड़ा हो सकता है, जो इंसान के हाथ से भी लंबा है। यह पहली बार फ्लोरिडा में देखा गया और तभी से किसानों के लिए बुरा सपना बन गया। ये सैकड़ों तरह के पौधों, सब्जियों, फलों और पेड़ की छाल को खाते हैं। सिर्फ फसलें ही नहीं, बहुत कुछ बर्बाद होता है। ये अपने साथ एक परजीवी भी लाते हैं
जो इंसानों में मेनिंजाइटिस पैदा कर सकता है। आप इतनी धीमी लेकिन लगातार हो रही इस आक्रमण को कैसे रोकेंगे? एक अनोखा तरीका है, खास तौर पर प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल करना। हाँ, ऐसे कुत्ते जिन्हें छुपे हुए घोंघों को सूंघकर ढूंढने के लिए ट्रेन किया गया है। ये हाई स्टेक्स छुपन छुपाई जैसा है, जिसमें हारने वाला जीव पूरे इकोसिस्टम और इंसानों की सेहत के लिए खतरा बन सकता है। कुत्तों के अलावा क्वारंटीन उपाय और अभियान भी हैं, ताकि जनता को प्रोत्साहित किया जा सके कि अगर वे कोई अजीब चिपचिपा निशान देखें तो तुरंत रिपोर्ट करें। कुछ समुदायों में खुद लोगों के आंगन की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई जायंट स्नेल छुपा तो नहीं है। हालांकि ये कदम उनके फैलाव को धीमा करने में मदद करते हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वे बहुत धीरे धीरे चलते हैं। अगर इन्हें अनदेखा करें तो असर रोका नहीं जा सकता और ये नुकसान करते हैं। इसलिए हर कुत्ता, वैज्ञानिक और सतर्क नागरिक की उनकी घुसपैठ को रोकने में अहम भूमिका है। ज़ेब्रा मसल्स छोटे होते हैं, लेकिन धोखा मत खाइए। ज़ेब्रा मसल्स छोटे जीवों की तरह दिखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या पैदा करते हैं। ये पूर्वी यूरोप से आए हैं और अमेरिका में कार्गो जहाजों के बैलास्ट पानी के जरिए पहुंचे, और जब ये ग्रेट लेक्स पहुंचे, वहीं से मुसीबत शुरू हुई। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और कहीं भी चिपक जाते हैं। नाव, बतख, पानी की पाइपों और यहाँ तक कि दूसरे जानवरों पर भी। इनकी इतनी अधिक संख्या ने पारिस्थितिक और आर्थिक आपदा ला दी। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है इनका प्लवक, प्लैंकटन को बहुत ज्यादा खाना। इससे देशी मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के लिए खाना कम पड़ जाता है। सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, इनकी अधिक संख्या से ये पाइप और उपकरणों में भी जमा हो जाते हैं। ये जाम कर देते हैं और सफाई तथा मरम्मत में अरबों डॉलर का खर्चा करवा देते हैं। इन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? अब नाव चलाने वालों को अपनी नाव दूसरे जलाशय में ले जाने से पहले उसे साफ करके सुखाने के लिए कहा जा रहा है। वैज्ञानिक जैविक नियंत्रण में ऐसे बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहे हैं जो सिर्फ ज़ीब्रा मसल्स को निशाना बनाते हैं और अन्य वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते। सभी को अपने सामान की जांच करने की याद दिलाने के लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अनजाने में जलीय जीवों के वाहक न बने। लेकिन जो भी किया जाए, ज़ीब्रा मसल्स आग की तरह फैल रहे हैं, और फिलहाल वे ये साबित कर रहे हैं कि कभी-कभी सबसे खतरनाक आक्रमणकारी वे नहीं होते जो बड़े होते हैं, बल्कि वे होते हैं जिन्हें आप तब तक नहीं देख पाते जब तक बहुत देर न हो जाए। केन टोड्स। सोचिए, एक ऐसा जीव जो इतना जहरीला है कि अगर उसे जीभ से बस छू भर लिया जाए तो कुत्ते जैसे जानवर की भी जान जा सकती है। यह है केन टोड, फ्लोरिडा का कुख्यात आक्रमणकारी। इसका जहर जानवरों को मार सकता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मध्य और दक्षिण अमेरिका से आए, लेकिन कीट नियंत्रण के लिए ऑस्ट्रेलिया और फ्लोरिडा जैसे देशों में लाए गए। समस्या ये है कि इन्होंने सिर्फ कीट नहीं, बल्कि रास्ते में जो भी आया खा लिया, और अब तेजी से बढ़कर स्थानीय प्रजातियों को निगल रहे हैं। जो इन्हें खाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये आम मेंढक नहीं है। केन टोड के गर्दन के पीछे एक ग्रंथि होती है जो खतरा महसूस होने पर गाढ़ा सफेद जहर छोड़ती है। अगर कोई कुत्ता या बिल्ली इसे सूंघ ले या पी ले तो उनकी मौत भी हो सकती है। इंसानों में यह तेज चक्कर और गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। तो लोग क्या करते हैं? फ्लोरिडा में खुद स्थानीय निवासी ही कदम उठा रहे हैं। कुछ समुदायों में लोग हर रात टॉर्च लेकर गश्त करते हैं ताकि केन टोड्स पकड़ सकें और मानवीय तरीके से मार दें, ताकि वे और नुकसान न करें। कुछ जगहों पर टोड रोधी बाड़ लगाई जाती है और शोधकर्ता फेरोमोन जाल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्हें अंडे देने से पहले ही आकर्षित करके पकड़ा जा सके। लेकिन क्योंकि ये इतनी तेजी से बढ़ते हैं, इन्हें पूरी तरह से खत्म करना लगभग नामुमकिन है। अभी के लिए लड़ाई इनकी संख्या को नियंत्रित करने और कम करने की है, पूरी तरह से खत्म करने की नहीं। और जब तक ये लड़ाई जारी है, केन टोड्स बने रहेंगे अमेरिका में प्रकृति द्वारा लाई गई सबसे खतरनाक जहरों में से एक के रूप में। फायर एंट्स। सोचिए, आप एक गर्म दिन में घास पर नंगे पांव चल रहे हैं, फिर अचानक आपको बार बार डंक मारा जाता है, दर्दनाक, जलन भरा, और ऐसा लगता है जैसे आपकी त्वचा जल रही हो। यही हैं फायर एंट्स, छोटे लेकिन अमेरिका के बेहद दुस्साहसी आक्रमणकारी। ये दक्षिण अमेरिका से आए हैं और पहली बार 1930 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे थे कार्गो शिपमेंट के साथ। तब से ये आग की तरह फैल गए, जमीन के नीचे बड़ी बड़ी कॉलोनियां बना ली, और जो भी इनके रास्ते में आया
उस पर हमला कर दिया। ये सिर्फ साधारण खुजली नहीं लाते, फायर एंट्स के काटने और डंक मारने से बहुत तेज जलन वाले फोड़े हो जाते हैं और कुछ लोगों में ये जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन भी पैदा कर सकते हैं। और सिर्फ इंसान ही इनके शिकार नहीं हैं, जानवर और पालतू जानवर भी इनकी खतरनाक बढ़ोतरी का शिकार होते हैं। किसानों के लिए भी ये एक बड़ी समस्या है। ये फसलें बर्बाद करते हैं, घरों में घुस जाते हैं और खेत में पैदा हुए नए जानवरों पर भी हमला करते हैं। अनुमान है कि कृषि और बुनियादी ढांचे को फायर एंट से हुए नुकसान के कारण अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। तो इनके खिलाफ क्या किया जा रहा है? एक अनोखा समाधान है पैरासिटिक फॉरेज, मक्खियों का इस्तेमाल करना। ये कीड़े सीधे फायर एंट्स के शरीर पर अंडे देते हैं। जब अंडा फूटता है तो लार्वा चींटी को अंदर से खा जाता है, जब तक कि उसका सिर पूरी तरह से अलग न हो जाए। ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी जैसा है, लेकिन ये उनकी संख्या घटाने का असरदार तरीका है। लोग बाइट ट्रैप्स, कीटनाशक और उबलता पानी भी कॉलोनियों नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फायर एंट्स की सर्वाइवल स्किल्स बहुत जबरदस्त होती हैं। जब बाढ़ आती है तो वे एक जीवित बेड़ा बना सकती हैं। वे एक साथ जुड़ जाती हैं और पानी में तैरती हैं। जब तक उन्हें हमला करने के लिए नई जगह नहीं मिलती, फायर एंट्स आज भी सबसे मुश्किल दुश्मनों में हैं। भले ही वे छोटी हों, लेकिन उनका नुकसान प्रकृति के खिलाफ एक युद्ध जितना बड़ा होता है। यूरोपियन स्टार्लिंग, ये वो जीव है जो बेहद उपद्रवी और खतरनाक है। 1819 में शेक्सपियर के एक अमीर प्रशंसक ने सोचा कि उनके नाटकों में जिन पक्षियों का जिक्र है उन्हें सेंट्रल पार्क में छोड़ देना चाहिए, और उसमें स्टारलिंग्स भी शामिल थे। उस समय सिर्फ 100 पक्षी छोड़े गए थे, लेकिन आज पूरे उत्तरी अमेरिका में 20 करोड़ से भी ज्यादा स्टारलिंग्स फैल चुके हैं। उनमें समस्या क्या है? सबसे पहले वे आक्रामक हैं। वे ब्लूबर्ड्स और कठफोड़वों जैसे स्थानीय पक्षियों के घोंसले छीन लेते हैं, इसलिए इन पक्षियों का जीवित रहना कठिन होता है और ये कृषि के बड़े उपद्रवी हैं। एक बड़ा झुंड कुछ ही घंटों में पूरे अनाज, फल या बेरीज की फसल को खत्म कर सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक हैं उनके झुंड, जिन्हें मर्मरेशन कहा जाता है। जब लाखों स्टारलिंग्स एक साथ उड़ते हैं तो आसमान में बहुत सुंदर नजारा बनता है, लेकिन ये गंभीर तबाही भी ला सकता है। 1960 में एक हवाई जहाज स्टारलिंग्स के झुंड से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुख की बात है 2 लोगों की मौत हो गई। इनके खिलाफ क्या किया जा रहा है? किसान शोर, जाल और डराने की तरकीबें जैसे शिकारी की आवाज का इस्तेमाल करके इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। कुछ जगहों पर कॉलिंग प्रोग्राम्स और रासायनिक नियंत्रण भी होते हैं। ये पर्यावरण के लिए खतरनाक है। फिर भी कोशिशों के बावजूद इनकी संख्या बढ़ रही है। एक व्यक्ति की शेक्सपियर में साधारण रुचि अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी पारिस्थितिकीय गलतियों में से एक बन गई। जापानी, ये छोटे छोटे रत्नों जैसे दिखते हैं, हरे और तांबे के रंग में जो सूरज में चमकते हैं, लेकिन इनके रत्न जैसे रूप के पीछे जापानी बीटल्स अमेरिका के बागानों में सबसे खतरनाक कीटों में से एक हैं। ये सबसे पहले 1900 के दशक की शुरुआत में जापान से आए थे, पौधों की खेप के साथ। तब से ये बहुत तेजी से फैल गए और किसानों और मालियों के लिए एक बुरा सपना बन गए। इनकी पसंद लगभग हर पौधा, गुलाब, फलदार पेड़, सब्जियां, अगर उसमें पत्ते हैं तो ये खा लेंगे। ये सिर्फ कुतरते नहीं हैं, ये पत्तों का सारा गूदा खा जाते हैं और सिर्फ नसें छोड़ते हैं, जिससे पत्ते भूत जैसे लगते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि समस्या सिर्फ वयस्क बीटल नहीं है। इनके लार्वा या ग्रब्स जमीन के नीचे रहते हैं, घास की जड़ों को चूसते हैं और धीरे धीरे पूरी घास को नीचे से मार देते हैं। लोग इनके खिलाफ क्या करते हैं? कुछ लोग बीटल्स को हाथ से चुनकर साबुन वाले पानी में डाल देते हैं। कुछ लोग फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कई बार जितने पकड़ते हैं उससे ज्यादा को आकर्षित कर लेते हैं। एक जैविक तरीका भी है जिसमें नेमेटोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे कीड़े होते हैं जो लार्वा को मार देते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक जैसे नीम का तेल भी एक सुरक्षा उपाय है, लेकिन अलग अलग तरीके आजमाने के बावजूद जापानी बीटल्स की संख्या फिर भी बढ़ती जा रही है। ये मजबूत, तेज हैं, जल्दी अनुकूलन करते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ते। इसलिए आज भी ये बागवानों व किसानों के बड़े दुश्मन हैं। सोचिए, आप बस एक छोटी नाव में नदी में आराम कर रहे हैं।
तभी अचानक एक विशाल मछली कूदती है और आपके चेहरे से टकरा जाती है। एशियाई कार्प पानी के कलाबाज हैं, जो अमेरिका की नदियों और झीलों के लिए बुरा सपना बन चुके हैं। इन्हें सबसे पहले एशिया से 20वीं सदी के मध्य में लाया गया था, ताकि मछली फार्म और अपशिष्ट जल उपचार में मदद मिल सके। इनका काम था शैवाल और प्लवक खाना। लेकिन जब 1970 के दशक में बाढ़ आई, तो ये भाग निकले और मिसिसिपी नदी बेसिन में फैल गए। तब से इनकी संख्या ज्वार की लहर की तरह बढ़ी, जिसे रोका नहीं जा सकता। समस्या गंभीर है, क्योंकि ये प्लवक खाते हैं, जो स्थानीय मछलियों का मुख्य भोजन है। क्योंकि ये तेजी से बढ़ते हैं, ये स्थानीय प्रजातियों का खाना खत्म कर देते हैं। मादा एक साल में 1 मिलियन तक अंडे दे सकती है। सोचिए, अगर हजारों की संख्या में ये एक साथ अंडे दें। लेकिन डरावनी बात सिर्फ यही नहीं है। एशियन कार्प अपनी अनोखी आदत के लिए जानी जाती है कि जब ये डर जाती है तो पानी से बाहर कूद जाती है। और चूंकि इनका वजन 100 पाउंड तक हो सकता है, कई मछुआरे और नाव चलाने वाले लोग उड़ती हुई मछलियों से टकराकर घायल हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे समुद्र से बड़े कुत्ते ने हमला किया हो। इनके खिलाफ क्या किया जा रहा है? सबसे हाईटेक समाधानों में से एक इलेक्ट्रिक बैरियर का इस्तेमाल है। ये पानी के नीचे एक अदृश्य बाल की तरह है, जो उन्हें नए इलाकों में घुसने से रोकती है। बबल कर्टेन्स और साउंड डिटरेंट्स का उपयोग उन्हें दूर भगाने के लिए किया जाता है। अब मुख्य मिशन है उन्हें ग्रेट लेक्स पहुंचने से रोकना। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की अरबों डॉलर का मछली पकड़ने का उद्योग तबाह हो सकती है। इसलिए लड़ाई जारी है। यह समय के खिलाफ एक दौड़ है, इन कूदने वाले और लालची आक्रमणकारियों को रोकने के लिए। कुर्जू, सोचिए कि एक दिन जब आप उठें तो आपका घर, गाड़ी और यहां तक कि आपका मेल बॉक्स भी मोटी बेलों की चादर से ढका हुआ हो। यह किसी साइफाई फिल्म का सीन लगता है, लेकिन दक्षिण पूर्वी अमेरिका के कई हिस्सों में कुद्जू के कारण ये सच है। 1800 के दशक के अंत में इसे जापान से मिट्टी के कटाव की समस्या के समाधान के लिए लाया गया और किसानों को लगाने के लिए प्रेरित किया गया। शुरुआत में यह एक अच्छा विचार लग रहा था, लेकिन फिर इसकी बढ़त बहुत आक्रामक हो गई। यह एक दिन में 1 फुट तक बढ़ सकता है, और जब यह एक बार शुरू हो जाता है तो इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये पेड़ों, इमारतों और नजारे को ढक लेता है, जब तक रंगीन पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह निर्जीव न हो जाए। इसका नतीजा ये है कि वो इलाका हरे रेगिस्तान जैसा दिखता है, जहां अब अलग अलग पौधे नहीं बचे। समस्या ये है कि लड़ाई सिर्फ सतह पर नहीं है। कुर्जू की जड़ें गहरी और मजबूत होती हैं। ऊपर से काटने पर भी इसकी जड़ों की ऊर्जा से यह फिर उगाता है। हर्बिसाइड्स बार बार इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिससे लागत और पर्यावरण को नुकसान होता है। इसका अनोखा समाधान है बकरी। हाँ, बकरियां जो कुछ भी खा लेती हैं, कुर्जू से लड़ने में असरदार हैं। उन्हें वहां की बेलें खाने के लिए रखा जाता है। जहां मशीनें नहीं जा सकती, वहां बकरियां आसानी से पहुंचती हैं और जमीन को प्राकृतिक खाद भी देती हैं। अब कई राज्यों में पर्यावरण के अनुकूल कुर्जू नियंत्रण के लिए बकरी किराए पर मिलती हैं, एक एक गौर करके। कुर्जू अब भी है, लेकिन इंसान और प्रकृति मिलकर संतुलन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बेल कभी समाधान मानी जाती थी, वह अब सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन गई है, और इसके खिलाफ लड़ाई हर दिन जारी है। बर्मी पाइथन फ्लोरिडा एवरग्लेड्स के बीचों बीच एक शांत लेकिन घातक आक्रमणकारी है। बर्मी पाइथन एक विशाल सांप है जो 20 फीट से भी लंबा हो सकता है और एक पूरे जीवित मगरमच्छ को निगल सकता है। वे अमेरिका की प्राकृतिक जीव व्यवस्था का हिस्सा नहीं हैं। पहले वे विदेशी पालतू जानवर बनकर आए, लेकिन कई मालिकों ने देखभाल न कर पाने पर उन्हें छोड़ दिया। एवरग्लेड्स की गर्म और नम जलवायु में उनके बढ़ने के लिए एकदम सही हालात बन गए, और वे सच में बहुत बढ़ गए। अब हजारों पाइथन दलदल में फैले हुए हैं। वे हर उस जानवर को खा जाते हैं जो उन्हें मिलता है, जैसे हिरन, पक्षी, रैकून और यहां तक कि बॉबकैट भी। यहां उनके प्राकृतिक शिकारी नहीं हैं, इसलिए वे तेजी से बढ़कर स्थानीय प्रजातियों को विलुप्ति के करीब पहुंचा रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? सबसे अनोखा जवाब है पाइथन चैलेंज। यह एक वार्षिक शिकार प्रतियोगिता है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से सांप पकड़ने वाले इकट्ठा होते हैं। सबसे बड़े सांप और सबसे ज्यादा सांप पकड़ने पर नकद इनाम है। इसलिए यह एक तरह से एक्सट्रीम स्पोर्ट और संरक्षण का मेल है। सिर्फ शिकार करना काफी नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने जूडस स्नेक्स का इस्तेमाल किया। ये ऐसे अजगर हैं जिनमें रेडियो टैग लगा होता है, ताकि उनके जरिए प्रजनन स्थल का पता लगाया जा सके। थर्मल इमेजिंग वाले ड्रोन भी हैं,
ताकि देखा जा सके। और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें रैंगलर्स कहा जाता है। इन सब के बावजूद बर्मी अजगर एक बड़ा और कठिन दुश्मन बना हुआ है। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, फ्लोरिडा के वन्यजीव और भी ज्यादा खतरे में पड़ते जा रहे हैं। आजकल एवरग्लेड्स एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहां स्थानीय जानवर धीरे धीरे इन सांपों की शांत लेकिन घातक रेंगती चाल के नीचे गायब होते जा रहे हैं। स्पॉटेड लैंटर्न फ्लाई पहली नजर में एक सुंदर और हानि रहित कीड़ा लगता है। इसके पंख चमकीले लाल होते हैं और उस पर पोल्का डॉट्स जैसा डिजाइन होता है। लेकिन धोखा न खाएं, ये अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में फैल रहे सबसे विनाशकारी कीटों में से है। ये एशिया से आए हैं और पहली बार 2014 में पेंसिल्वेनिया में देखे गए थे। शायद इंपोर्टेड सामान के साथ आए थे। तब से ये तेजी से बढ़े हैं और अब 70 से ज्यादा तरह के पौधों जैसे अंगूर की बेलों, फलदार और हार्डवुड पेड़ों पर हमला कर चुके हैं। इनका खाने का तरीका पौधों का रस चूसना है। सबसे बुरी बात यह है कि ये एक चिपचिपा अवशेष छोड़ते हैं जिसे हनीड्यू कहा जाता है, जो सूटी मोल्ड के बढ़ने का कारण बनता है और पौधों को मार देता है। लोग इनके खिलाफ क्या करते हैं? सबसे पहला आदेश बहुत आसान है, जैसे ही दिखें तुरंत कुचल दो। कुछ समुदायों में लैंटर्न फ्लाई कुचलो अभियान होते हैं, जहां लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ उन्हें कुचलते हैं। कुछ जगहों पर हर पकड़े गए कीट के लिए इनाम भी दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें पकड़ने के लिए पेड़ों पर चिपचिपी पट्टियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वे पेड़ को नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़े जा सकें। लेकिन इसका सावधानी से इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि इससे पक्षी और लाभकारी कीड़े भी फंस सकते हैं। विज्ञान की ओर से परजीवी ततैया जैसे प्राकृतिक शिकारी को उनके तेजी से बढ़ने के खिलाफ आजमाया जा रहा है। सभी उपायों के बावजूद इन लैंटर्न फ्लाई का फैलाव लगातार जारी है। हर साल उनका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और ये कृषि और जंगलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सवाल है, क्या उन्हें प्रकृति पर पूरी तरह काबू पाने से पहले रोका जा सकता है? न्यूट्रिया अगर आप देखें तो ये चूहे और बीवर का मिश्रण लगते हैं, लेकिन न्यूट्रिया अमेरिका के आर्द्रभूमियों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। ये बड़े अर्धजलीय कृंतक हैं जो लगातार खाते रहते हैं और ये कभी हरे भरे दलदल को भी कीचड़ में बदल सकते हैं। न्यूट्रिया को 20वीं सदी की शुरुआत में फर व्यापार के लिए अमेरिका लाया गया था। शुरू में ये हानि रहित दिखते थे, लेकिन जब फर की मांग गिर गई तो हजारों को छोड़ दिया गया और वहीं से मुसीबत शुरू हुई। धीरे धीरे वे लुइसियाना, टेक्सास और अन्य जगहों पर फैल गए और तेजी से बढ़ने लगे। वे सिर्फ पौधे ही नहीं खाते, वे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देते हैं और तटीय कटाव रोकने वाले पौधों को खाते हैं। इसलिए धीरे धीरे समुद्र तट और कई जानवरों का आवास नष्ट हो जाएगा। और यहीं बात खत्म नहीं होती, उन्हें तटबंधों और नदी के किनारों में खुदाई करना भी पसंद है। वे बाढ़ नियंत्रण ढांचे को कमजोर करते हैं, जो समुदायों के लिए जरूरी हैं। इन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? लुइसियाना में एक इनाम कार्यक्रम है, जिसमें हर न्यूट्रिया की पूंछ लाने पर शिकारी को पैसे दिए जाते हैं। कुछ शेफ न्यूट्रिया खाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ रेसिपी न्यूट्रिया गंबो या टाकोस बनाती हैं, जो नियंत्रण का एक तरीका भी है और वैकल्पिक भोजन भी। लेकिन कुछ भी करें, वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन है। न्यूट्रिया के खिलाफ लड़ाई जारी है, चाहे वह शिकार हो, जाल में फंसाना हो या फिर रसोई में ही क्यों ना हो। एक बात तो साफ है, अगर अमेरिका की आर्द्र भूमियों को बचाना है तो इन्हें रोकना जरूरी है। नॉर्दर्न स्नेकहेड। सोचिए, आप झील में मछली पकड़ रहे हैं और अचानक ऐसी मछली पकड़ लें जो हॉरर मूवी जैसी लगे। इसका शरीर लंबा, दांत तेज होते हैं और ये जमीन पर चल सकती है। यही है नॉर्दर्न स्नेकहेड। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे घातक और सबसे खतरनाक आक्रामक मछली प्रजातियों में से एक है। इन्हें पहली बार 2002 में मैरीलैंड में खोजा गया था। संभवतः इन्हें एक्वेरियम मालिकों ने फेंका या ये फिश मार्केट से आई थीं। नदियों झीलों में पहुंचने के बाद ये तेजी से फैल गईं। ये शीर्ष शिकारी हैं। ये छोटी मछलियां, मेंढक, क्रस्टेशियन और कभी-कभी अपने ही जैसे स्नेकहेड भी खाते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये पानी के बाहर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये हवा में सांस ले सकते हैं। ये सचमुच जमीन पर चलकर दूसरी झील या नदी में जा सकते हैं। अमेरिका में प्राकृतिक शिकारी न होने से इनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है।
अब कुछ राज्यों में स्नेक हेड मछली पकड़ने की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। सबसे बड़ी मछली और सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ने पर इनाम मिलता है। कुछ रेस्टोरेंट्स ने स्नेक हेड मछली को डेलिकेसी बनाकर परोसना शुरू किया है ताकि इनकी संख्या घटे। इलेक्ट्रोफिशिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पानी में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ा जाता है ताकि इन्हें पकड़ा जा सके। कुछ बेहद गंभीर मामलों में पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी जगह की सारी मछलियों को मार देते हैं ताकि स्नेक हेड को खत्म किया जा सके। लेकिन चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए, उनकी जीवित रहने की क्षमता फिर भी मजबूत और अडिग रहती है। नॉर्दर्न स्नेक हेड हवा में सांस लेने, जमीन पर चलने और कहीं भी जिंदा रहने की क्षमता के कारण ऐसा राक्षस है जिसे आसानी से नहीं रोका जा सकता। और अभी भी अमेरिका की इस चलने वाली मछली के खिलाफ जंग जारी है। घरेलू गौरैया। कुछ पक्षी अपनी खूबसूरत आवाज या रंग बिरंगे पंखों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन घरेलू गौरैया अलग हैं। ये छोटे, आक्रामक और आसमान के छोटे छोटे गैंगस्टर जैसे होते हैं। उन्हें सबसे पहले यूरोप से 1800 के दशक में लाया गया था ताकि वे कीटों को नियंत्रित करने में मदद कर सकें, लेकिन मदद करने के बजाय वे खुद एक बड़ी समस्या बन गए। वे न केवल देशी पक्षियों का खाना छीनते हैं, बल्कि उनके घोंसले भी छीन लेते हैं और कभी-कभी तो असली मालिक को मार भी देते हैं। ब्लूबर्ड, स्वैलोज और अन्य देशी प्रजातियों की आबादी में इनके कारण भारी गिरावट आई है। और भी बुरी बात यह है कि ये इंसानों के पास वाले इलाकों में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इन्हें शहर, खेत और आंगन पसंद हैं। ये लाइट के खंभों, नालियों और यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट्स पर भी घोंसला बनाते हैं। इसलिए जहां इंसान हैं, वहां ये जरूर मिलेंगे। इनके खिलाफ क्या किया जा रहा है? खास बर्ड हाउस बनाए गए हैं जिनमें घरेलू गौरैया नहीं घुस सकती, लेकिन देशी प्रजातियों के लिए ये सुरक्षित हैं। स्पैरो स्पूकर्स साधारण डिवाइस हैं जो इन्हें घोंसला बनाने की जगहों से दूर रखने के लिए लगाए जाते हैं। कुछ जगहों पर इनकी संख्या कम करने के लिए फंसाने और हटाने का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद हाउस स्पैरोज इतिहास के सबसे सफल आक्रामक पक्षियों में से एक बने हुए हैं। अपनी अनुकूलन और प्रजनन क्षमता के कारण ऐसा लगता है कि वे उत्तरी अमेरिका के परिदृश्य का हिस्सा बने रहेंगे, चाहे हम चाहें या नहीं। अर्जेंटाइन एंट्स। अधिकांश चींटियों की छोटी कॉलोनी होती है और उनका अपना क्षेत्र होता है, लेकिन अर्जेंटीना चींटियां अलग किस्म की हैं। वे एक बहुत बड़ी सुपर कॉलोनी बनाते हैं जो एक विशाल जीवित जीव की तरह होती है। वे सबसे पहले दक्षिण अमेरिका से 1800 के दशक के अंत में आए थे, व्यापारिक जहाजों के जरिए, और जब वे अमेरिका में बस गए तो वे बहुत तेजी से फैल गए। दूसरी चींटियों के विपरीत जो इलाके के लिए लड़ती हैं, अर्जेंटीना की चींटियां एक दूसरे की मदद करती हैं, इसलिए उनकी कॉलोनी और बड़ी और मजबूत हो जाती है। इसी वजह से वे जल्दी ही स्थानीय चींटियों पर हावी हो जाते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और वे सिर्फ दूसरी कीड़ों से ही नहीं लड़ते, वे घरों में घुसते, फसलों को नुकसान पहुंचाते और मधुमक्खियों के छत्तों पर हमला कर परागर जीवों को खतरे में डालते हैं। शहरों में वे इलेक्ट्रिकल बॉक्सों पर कब्जा कर शॉर्ट सर्किट और उपकरणों को नुकसान पहुंचाते हैं। इंसान उनसे कैसे निपट सकता है? साधारण कीटनाशक पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर कॉलोनी के एक हिस्से को भी नष्ट कर दिया जाए तो बाकी चींटियां फिर भी सक्रिय रहती हैं। इसीलिए शोधकर्ता जैविक नियंत्रण आजमा रहे हैं, जैसे परजीवी फफूंद, जो सिर्फ अर्जेंटीना चींटियों को निशाना बनाते हैं और दूसरी प्रजातियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ गृहस्वामी डाइटोमेशियस अर्थ का उपयोग करते हैं, जो एक पाउडर है जो चींटियों के एक्सोस्केलेटन को काट सकता है, या फिर ऐसे चारे के जाल लगाते हैं जो जहर ले जाते हैं। लेकिन उनकी सुपर कॉलोनियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें पूरी तरह से नष्ट करना लगभग असंभव है। इसीलिए आज भी अर्जेंटीना चींटियों के खिलाफ लड़ाई जारी है। यह एक युद्ध है, छोटे छोटे सैनिकों के खिलाफ जो मिलकर एक विशाल जीव की तरह काम करते हैं। रॉक कबूतर आप शहर में कहीं भी देखें, छत पर, पार्क में, पुल के नीचे, या यहाँ तक कि अपनी कार की विंडशील्ड पर भी रॉक कबूतर हर जगह मौजूद हैं। आज वे अमेरिका के शहरों में सबसे आम पक्षियों में से एक हैं, लेकिन वे यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। वे यूरोप और उत्तर अफ्रीका से आए हैं, जहाँ उन्हें पहले पालतू पक्षी बनाया गया था। लेकिन जब उन्हें 1600 के दशक में उत्तर अमेरिका लाया गया तो कई पक्षी भाग गए और धीरे धीरे जंगली आबादी बन गई। शहरों में उन्हें आदर्श आवास मिला, जहाँ भरपूर खाना, कम शिकारी और घोंसले के लिए कई जगहें थीं। समस्या यह है कि वे नुकसान और बीमारियां लाते हैं। उनकी बीट बहुत अम्लीय होती है और वह सीमेंट और धातु को भी खा सकती है,
जिससे इमारतें, स्मारक और वाहन खराब हो जाते हैं। साथ ही ये माइट्स और पिस्सू ला सकते हैं जो इंसानों में बीमारियां फैलाते हैं। तो शहर इन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ जगहों पर बाज और शाहीन जैसे प्राकृतिक शिकारी छोड़े गए हैं और जन्म नियंत्रण चारे का भी प्रयोग हुआ है। स्पेशल नबूतिल नपुमिपी कबूतरों के अंडों को विकसित होने से रोकते हैं और इमारतों पर घोंसला बनाने से रोकने के लिए कांटे और जाल लगाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद रॉक पिजन अब भी मजबूत और अनुकूलनशील बने हुए हैं। वे हमेशा टिके रहने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं और ऐसा लगता है कि वे साबित कर रहे हैं कि शहरी जीवन में वही असली स्क्वाटर हैं जो इतनी आसानी से नहीं जाते। ब्राउन ट्री स्नेक्स। सोचिए आप स्वर्ग जैसे द्वीप पर हैं, लेकिन वहां कोई पक्षी चहचहा नहीं रहा। इसके बजाय वहां हजारों सांप पेड़ों पर रेंगते हैं और रात में अचानक बिजली गायब हो जाती है। गुआम में यही हकीकत है। ब्राउन ट्री स्नेक्स के हमले की वजह से वे ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी से हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार गुआम संभवतः सैन्य माल के साथ पहुंचे, क्योंकि द्वीप पर उनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था और वहां के स्थानीय पक्षियों और छोटे स्तनधारियों से भरपूर खाना मिलता था। वे बहुत तेजी से बढ़ गए। अब अनुमान है कि प्रति वर्ग मील में 13,000 तक सांप हैं। इससे गुआम दुनिया के सबसे सांपों से भरे इलाकों में से एक बन गया है। वे सिर्फ वन्य जीवों के लिए खतरा नहीं हैं, वे बिजली लाइनों पर चढ़कर बिजली ठप कर देते हैं। वे घरों में भी घुस जाते हैं, लोगों को काटते हैं और पालतू जानवरों को खा जाते हैं। और क्योंकि उनके पास जहर होता है, ये खासकर बच्चों और छोटे जानवरों के लिए खतरनाक हैं। इनके खिलाफ क्या किया गया? फंसाने और शिकार करने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे प्रभावी समाधानों में से एक था आसमान से जहरीले चूहे गिराना। हाँ, छोटे पैराशूट का इस्तेमाल करके एसिटामिनोफेन वाले चूहे गिराए जाते हैं। ये दूसरे जानवरों के लिए सुरक्षित है, लेकिन सांपों के लिए जानलेवा है। हालांकि इससे उनकी संख्या घटी, लेकिन ब्राउन ट्री स्नेक्स को पूरी तरह मिटाना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाया है और अब अधिकारी इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वे प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों में ना फैलें। अगर ऐसा हुआ तो और भी ज्यादा वन्यजीव मर सकते हैं। इस आक्रामक प्रजाति के खिलाफ लड़ाई जारी है और ब्राउन ट्री स्नेक की कहानी दिखाती है कि कभी-कभी अचानक आ पहुंचा एक ही जीव भी पूरे द्वीप की किस्मत बदल सकता है।